Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sidra Rahman from the Chemistry Department of the Britain International College Network. I warmly welcome you all once again to this online session. आज का जो हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर का नाम है लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर जिस चैप्टर से बिलोंग करता है, आज हम दोबारा से अपने सिलेबस के सेकंड चैप्टर पे हैं, चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 का लास्ट मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन बताया था और इंट्रोडक्शन को मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगी क्योंकि इंट्रोडक्शन को मैंने थोड़ा सा तेजी में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अब मैं आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट अपने लेक्चर में टॉपिक, इस टॉपिक का जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था उसमें हमारे पास 4 से 5 डेफिनेशंस मौजूद थी। नंबर 1 एनालिटिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 केमिकल कैरेक्टराइजेशन, नंबर 3 क्वालिटेटिव एनालिसिस, नंबर 4 क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नंबर 5 स्टेप्स ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नंबर 1 हमारे पास जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या थी? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। सेकंड जो मैंने आपको बताया था दैट वाज केमिकल कैरेक्टराइजेशन। केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या होती है कि हमारे पास 2 तरह के सैंपल्स हों और वो अननोन हो, हमने चेक करना है कि सैंपल हमारे पास ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। इसको चेक करने के लिए हम उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसको हम कहते हैं केमिकल कैरेक्टराइजेशन। केमिकल कैरेक्टराइजेशन हमें पता लग चुका है कि वो बताता है कि हमारे पास गिवन सैंपल जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, लेकिन हमें ये अब बताना है कि ये कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है। उसके मैंने बताया था 2 स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप क्वालिटेटिव, नंबर 2 हमारे पास था क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमने सिर्फ बताना होता है, पता लगता है कि गिवन सैंपल हमारे पास ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। जब हमें पता लग चुका कि गिवन सैंपल हमारे पास ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम अपने आते थे, डेट वाज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? वो बताता है कि हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर कार्बन अगर सपोज है तो कार्बन कितनी मौजूद है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की मिकदार कितनी होगी। इसको हम लोग 4 स्टेप्स में कंप्लीट करते थे। नंबर 1 ऑब्टेनिंग अ सैंपल, नंबर 2 हमारे पास था कि हमने वहाँ पे अपने जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर मौजूद होते थे उनको एक दूसरे से अलग करना होता था। जब हमारे पास एलिमेंट एक दूसरे से अलग हो जाते थे फिर हम उनकी मेजरमेंट्स करते थे। मेजरमेंट्स के बाद हम अपने लास्ट स्टेप पे आते थे, वो ये होता था कि हम अपने जितना भी हमने कैलकुलेशंस किए उनको कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके हमने उसका एक रिजल्ट प्रेजेंट करना है जो कि ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक की तरफ, डेट इज द सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स में आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी अननोन सैंपल को अलग करने का तरीका है। किसी भी अननोन सैंपल के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उन इम्प्योरिटीज को अलग करना है प्योर सैंपल से, या हम अपने ये कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि इम्प्योर चीज को प्योर करने को हम कहते हैं सेपरेशन करना यूजिंग अ सेपरेशन टेक्निक्स। और इन सेपरेशन टेक्निक्स की एक लिस्ट मौजूद है हमारे इस चैप्टर में जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज सेपरेशन टेक्निक, what is the definition of the separation technique? The technique used to purify the impure mixture is known as सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स के डिफरेंट मेथड्स होते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास सैंपल्स भी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। अब सेपरेशन टेक्निक्स का अक्सर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ पे बन जाता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ द सेपरेशन टेक्निक्स। तो सेपरेशन टेक्निक्स के आपके नाम क्या होंगे? नंबर 1 इस चैप्टर के मुताबिक फिल्ट्रेशन, नंबर 2 crystallization, number 3 sublimation, number 4 solvent extraction, number 5 chromatography। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक के मेन पॉइंट की तरफ आऊं, मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की हम इस तरह से एग्जांपल लेते हैं कि घर में हम चाय बनाते हैं, चाय में हम लोग देखते हैं कि चाय में दूध है, पत्ती है, साथ में चीनी है, पानी है। जब चाय पूरी बन जाती है, बनने के बाद हमने उसको जब कप में उंडेलना होता है तो कप में डालते वक्त हम उसके लिए एक फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं छाननी। छाननी के जरिए हम चाय को नीचे कप में डाल रहे होते हैं, जो चाय नीचे आ रही होती है छाननी से गुजर के उसको हम कहते
कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो हमारी छाननी के ऊपर एक सॉलिड जिसको हम लोग कहते हैं पत्ती रह जाती है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। तो फिल्ट्रेशन के जरिए हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अपने सोल्यूशन मिक्सचर में से अलग कर रहे होते हैं। सेकेंड जो टेक्निक है डेट इज द क्रिस्टलाइजेशन। घर में अक्सर आप लोग जेली बनाते होंगे। जेली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं। हम अपना पानी लेते हैं, पानी के अंदर उस पाउडर को डालते हैं और बॉयल करने के लिए रख देते हैं। पहले हम पानी को बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद हम उस पाउडर को उसके अंदर डालते हैं और अच्छी तरह से उसको पकाने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे हम लोग ठंडा करते हैं। फिर उसको उठा के हम फ्रिज में रखते हैं ताकि हमारे पास वो लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाए एक स्पेसिफिक फॉर्म में जिसको हम कहते हैं जेली। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक ऐसा हमारे पास प्रोसीजर है जिसके जरिए हम अपने प्योर चीज को मिक्सचर में से क्रिस्टल्स की फॉर्म में कलेक्ट कर रहे होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में निकाल रहे होते हैं। बाकी हमारे पास जो रेजिड्यू है, जो वेस्ट है, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। थर्ड हमारे पास जो यहाँ पे टेक्निक बनती है डेट इज द सब्लिमेशन। अक्सर हमारे पास सॉलिड सैंपल्स होते हैं। सॉलिड सैंपल हमें नहीं पता कि वो प्योर है या इम्प्योर है। अगर हमारे पास मिक्सचर जो है वो इम्प्योर है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रखते हैं और उसकी हम सब्लिमेशन करवाते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड को कन्वर्ट कर देना डायरेक्टली वेपर स्टेट में। जो चीज वेपर की फॉर्म में जा रही है वो हमारे पास प्योर चीज है, और जो चीज बाकी ट्रे में बच गई है जिसकी हमने सब्लिमेशन करवाई है यूजिंग द हीट, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इम्प्योर मटीरियल। अब हमारे पास 4 टेक्निक है जिसको हम डिटेल में बारी बारी इस चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे इन तमाम टेक्निक्स को। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में होता क्या है कि हमारे पास 2 सोल्यूशंस होते हैं, उन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में हमने मिक्स करना होता है और मिक्स करने के बाद हमने उसमें से एक चीज को अलग करना होता है। जैसे कि मैं आपके यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी कि हमने पानी लिया है, पानी के अंदर हमने पानी के अंदर हमने नमक डाला है और नमक डाल के हमने उसको हिला के एक सोल्यूशन बना लिया है। उसके बाद बाहर से हमने एक लिया है, एक और हमारे पास जो है तेल लिया है, तेल के अंदर भी हमने नमक डाल दिया, नमक को हमने हिला दिया उसके अंदर, और दोनों को हमने क्या किया है, इकट्ठे एक ही मिक्सचर एक बर्तन के अंदर हमने दोनों को शेक करना शुरू कर दिया। अब नमक जो है वो दोनों सैंपल के अंदर मौजूद है, लेकिन एक में डिसॉल्व हुआ है, दूसरे में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नमक की नेचर जहां पे सूट करेगी, जहां पे नमक सूटेबल रहेगा, जहां पे वो रिलैक्स फील करेगा, वहीं पे वो जाना पसंद करेगा। तो वो हम लोग उस दोनों लिक्विड में से, चाहे वो ऑयल था चाहे वो पानी था, अपने नमक को अलग कर सकते हैं जहां पे नमक इकट्ठा होना शुरू हुआ होगा। ये मैंने जर्नल से एक आपको एग्जांपल दी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि वहां पे हम किस तरह से अपने इम्प्योर सैंपल को प्योर कर रहे होते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक बहुत डिफरेंट सी टेक्निक है। इसके जरिए भी हम किसी भी सैंपल को प्योर कर रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर है। मिक्सचर में आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, हमने एक बर्तन लिया है, बर्तन के अंदर हमने रेड इंक डाल दी है, ब्लू इंक डाल दी है, ग्रीन इंक डाल दी है, ब्लैक इंक डाल दी है। अब ये 4 इंक जो है हमने इकट्ठे मिक्स कर दिए हैं। इन मिक्सचर को हम में से हमने रेड इंक को अलग करना है, या हमने ग्रीन इंक को अलग करना है, या हमें ब्लू इंक को अलग करना है। तो जिस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। आज का जो मेन टॉपिक है हमारे पास डेट इज द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के मैंने बहुत ही इजी सी एग्जांपल आपको दी है कि हम लोग चाय की एग्जांपल ले सकते हैं कि चाय जब बन जाती है तो चाय को हम लोग जब कप में डालने लगते हैं तो नीचे जो चाय गिर रही होती है फिल्टर के जरिए, छाननी के जरिए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फिल्ट्रेट कहलाता है। और जो हमारे पास छाननी के ऊपर सॉलिड पत्ती रह जाती है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे फिल्ट्रेशन की। द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट द इनसोल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। दूध के अंदर हमारे पास क्या है, पत्ती डाली है, पत्ती को हमने अलग करना है अपनी चाय में से। तो पत्ती हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है और चाय हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। तो डेफिनेशन में बता रही है कि हमने सेपरेट करना होता है इनसोल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड से। पीछे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि चाय को हम लोग छानते हैं यूजिंग जो हमारे पास एक बर्तन होता है जिसको हम कहते हैं छाननी, उसके जरिए, जिसको हम फिल्टर कह सकते हैं, फिल्टर के जरिए हम लोग उसको चाय को सेपरेट कर रहे होते हैं, चाय की पत्ती को दूध से, बनी हुई चाय से। तो वहां पे हमारे पास इसी तरह से और भी हमारे पास केमिस्ट्री लैब्स में हम लोग यूज करते हैं फिल्टर मीडियाज को। नंबर 1 हम कह सकते हैं फिल्टर पेपर, नंबर 2 हम कह सकते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर, नंबर 3 गूज क्रूसिबल, नंबर 4 इज द सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। आज का जो हमारे पास टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर मैं सिर्फ डिस्कस करूंगी फिल्टर पेपर को। बाकी जो हमारे टर्म्स यूज हुई हैं, फ्लूटेड फिल्टर पेपर, गूज क्रूसिबल, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, इनको मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करूंगी। अब हमारे पास वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करना है
फिल्टर पेपर का इस्तेमाल से पहले उसको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनता है नंबर 1 कि हमारे पास व्हाट डिफाइन फिल्ट्रेशन एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फिल्टर मीडिया। ये हमारे पास जो है एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारे पास जो फिल्टर पेपर का हम जो इस्तेमाल करते हैं उस फिल्टर पेपर के अंदर जैसे हम लोग चाय को छानते हैं तो छाननी के अंदर हमारे पास छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसी तरीके से फिल्टर पेपर जो हमारे पास अवेलेबल होता है लैब्स में उसमें भी आप देखें तो एक सिंपल पेपर है और पेपर के अंदर बारीक बारीक सुराख होते हैं। अब जिस चीज की हमने फिल्ट्रेशन करवानी है हमने इस तरह से उसको पेपर को लेना है, उस पेपर को इस्तेमाल करना है, उसके पोर साइज को लाजमी चेक करना है कि ये पोर साइज जो इसका पोर मौजूद है, जो सुराख मौजूद है इस पेपर के ऊपर, क्या वो हमारे पास जो रेजिड्यू है, जो सॉलिड है, इसको हमने अपने सोल्यूशन से अलग करना है, उस साइज से बड़ा तो नहीं है। अगर पेपर पे मौजूद जो सुराख है उसका साइज हमारे जो सोल्यूशन है उसके अंदर सॉलिड जो रेजिड्यू है उसके साइज से बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन नहीं होगी। फिल्टर जब हम लोग छान रहे होंगे चाय को तो आप देखें कि अगर बड़ी सुराख वाली छाननी इस्तेमाल करते हैं तो पत्ती भी साथ साथ चाय के अंदर शामिल हो जाती है, जब हम चाय पी रहे होते हैं पता लगता है। इसी तरह से जब हम लोग फिल्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो हमें इस चीज का ख्याल करना होता है कि जिस चीज को हम लोग इम्प्योरिटी से अलग करना चाह रहे हैं या सैंपल को हम अपने जिसको हमने फिल्टर करना है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उस पार्टिकल्स का जो साइज है वो हमारे इस फिल्टर पेपर पे मौजूद जो पोर्स हैं उसके साइज के साथ क्या होना चाहिए, उस साइज से, यानी कि हमारे पास पोर का साइज छोटा होना चाहिए और पार्टिकल का साइज हमारा बड़ा होना चाहिए। अगर पार्टिकल का साइज छोटा हुआ और पोर का साइज बड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन के साथ साथ वो जो हमारे पास इंसोल्युबल पार्टिकल्स हैं वो भी साथ साथ अंदर जाना सोल्यूशन के अंदर दोबारा शुरू कर देंगे। चाय को बनाने के बाद हम लोग यही करते हैं कि हमें पत्ती को अलग करना होता है तो उसके लिए हम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी सोल्यूशन में से हमने इंसोल्युबल पार्टिकल्स को अलग करना है तो उसके लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करें। फिल्टर पेपर को यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन मैंने एक सिंपल पेपर के जरिए आपको बता देती हूँ इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है। हमने एक पेपर ले लेना है, इस पेपर पे हमारे पास समझ लें कि हमारे पास हमने फिल्टर पेपर ले लिया और हमारे पास जो सैंपल मौजूद है उस सैंपल को हमने फिल्टर करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फिल्टर पेपर को इतना कट कर लिया, सपोज इसको कट करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। ये चीज़ इसका डायमीटर है, इसके लिहाज से हमने अपने पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जब एक दफ़ा हमारा पेपर जो है फिल्टर पेपर इस तरीके से फोल्ड हो गया, अब दोबारा से हमने इसको एक फोल्ड करना है। फोल्ड करने का अब तरीका क्या होगा, अब मैं इस तरह से लंबा रखूंगी और इसको यूं फोल्ड करूंगी। मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड किया कि हमारे पास जो है वो 4 हमारे पास लेयर्स बन गई हैं पेपर की। यहाँ पे बिल्कुल साफ सा तो नहीं बन सकता फिल्टर पेपर क्योंकि लैब में मैं नहीं हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके 4 फोल्ड्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को खोलने का तरीका है। इस फिल्टर पेपर को खोलने का ये तरीका होगा मेरे बेटा कि हम लोग क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको खोलेंगे कि हमारे पास 3 लेयर्स एक साइड पे हो जाएंगी और 3 लेयर्स जो होंगी हमारे पास, एक लेयर जो होगी हमारे पास एक तरफ हो जाएगी। ये हमारे पास तैयार है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को तैयार करने के बाद हमने 3 लेयर्स को इकट्ठा रखना है और इस तरह से कोन की शक्ल हमने अपने इस पेपर को दे देनी है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी सी है, इसको मैं जहाँ अगर हम लोग कट करके देखें तो मैं एंड में, लेक्चर के एंड में पॉसिबल हुआ तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कोन सी बन गई है। अब ये कोन जो बनी है ये इसको हम बेसिकली कहते हैं फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता, ना ही हमारे पास ये प्रोसीजर आपसे पूछेंगे। जर्नली इसमें मैंने आपको ये फोल्डिंग इसलिए समझाई है ताकि अगर आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो आपको बाद में आसानी हो। हमने एक पेपर फाड़ा है, पेपर को फाड़ के फिल्टर पेपर को हमने इसको डायमीटर के अलोंग उसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद दोबारा से हमने उसको एक और टर्न दी। जब हमने एक और उसको टर्न दे दी है तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है फिल्टर पेपर एक कोन की शक्ल में आ गया है। जो कोन की शक्ल में हमारे पास फिल्टर पेपर आया है उस कोन को हमने यूज करना है अपने जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। दोबारा से एक दफा रिवाइज कर देती हूँ। यूजिंग दिस स्मॉल पीस पेपर, हमने एक पेपर लिया, पेपर को हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली हमने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमने दोबारा इसको एक फोल्ड किया। जब हमारे पास दोबारा से एक फोल्ड आ गया, इस फोल्ड को हमने खोलना इस तरीके से है कि हमारे पास बनने वाला जो पेपर है, जो कोन है, उसकी शेप इस तरह की हो कि वो हमारे पास कोन की शक्ल है, साथ में हमारे पास इस तरीके से हो कि एक उसकी लेयर जो है वो हाफ फनल की शक्ल बना रही हो और एक जो है हमारे पास 3 फोल्ड
थिकनेस रखता हो। बहुत छोटा सा है लेकिन आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोन के अंदर जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं एपेक्स एंगल। एपेक्स एंगल जो है इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। इस वाले जब हमने अपने फिल्टर पेपर तैयार कर लिया तो इसी तरह का एक हमारे पास आला होता है जिसको हम कहते हैं फनल। फनल को हम लोग ने क्या करते हैं, उसके ऊपर हल्का हल्का अपने हाथों से पानी लगाते हैं। पानी लगा के हमने इसको फिक्स कर देना होता है उस फनल के अंदर। उसकी शेप भी बिल्कुल ऐसी होती है। दोनों को हमने अंदर फिक्स कर दिया यूजिंग वाटर। जब उसके अंदर हमारे पास फिक्स हो गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारे पास प्रोसीजर क्या हो सकता है। ये सामने आपको एक डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें दो हाथ हैं। एक हाथ में आपको नजर आ रहा है कि बीकर है। बीकर के अंदर हमारे पास वो सैंपल है जो कि सॉल्यूशन स्टेट में है, जिसके अंदर हमारे पास इंप्योरिटी मौजूद है। हमने उस लिक्विड से इंप्योरिटी को अलग करना है। और साथ में देख सकते हैं एक स्टैंड सा पड़ा हुआ है। स्टैंड के अंदर हमारे पास एक और बीकर रखा हुआ है नीचे, और बीकर के ऊपर हमने हैंग की हुई है अपनी एक फनल को। फनल को बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हमने बीकर की दीवार के साथ लगा के रखा है, और उसी फनल के अंदर इस कोन शेप का हमारे पास एक फिल्टर पेपर जो हमने रेडी किया है उसको हमने वाटर की मदद से उसके अंदर फिक्स कर देना है। जब हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया तो हमारे पास अब देखेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन को ऊपर से डाल रहे हैं। साथ में हमने एक स्टिरर इस्तेमाल किया है। इस स्टिरर को हम घर के किचन से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं चम्मच की तरह, कि हमारे पास एक चम्मच है, चम्मच की मदद से हमने उसको अंदर हिलाते रहना है और सैंपल ऊपर से गिराते रहना है। अपने हाथ को रोकना नहीं है। जैसे जैसे सैंपल ऊपर से गिरना शुरू होगा, फिल्ट्रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा और हमारे पास जो सॉलिड है वो जमा होना शुरू हो जाएगा इस वाले फिल्टर पेपर के ऊपर जो हमने कोन की शक्ल के अंदर की शक्ल देके हमने अपने फनल के अंदर हमने फिक्स किया था। जैसे कि चाय हम लोग छानते हैं तो चाय को छानने के लिए कप के ऊपर हम छाननी रखते हैं, और कप की छाननी की भी शेप अक्सर यूं कोन की तरह होती है, और छाननी के अंदर ऊपर जो हमारे पास जो है वो सॉलिड पार्टिकल जमा हो रहे होते हैं और फिल्ट्रेट नीचे कप में जा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर से जो सैंपल आ रहा है वो लिक्विड नीचे की तरफ जा रहा है, और सैंपल के ऊपर जो हमने फनल रखी थी, फनल के ऊपर जो हमने फिल्टर पेपर रखा था, फिल्टर पेपर के अंदर हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू जमा हो रहा है। इस तरीके से इस प्रोसेस को हमने बीच में ब्रेक नहीं देनी कि हमने एक दफा ऊपर भर के डाल दिया है और बीकर को साइड पे रख दिया। नो, हमने इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता करवाना है और कंटिन्यू रखना है। वैसे तो ये प्रोसेस फेक प्रोसेस है, इतना अच्छा प्रोसेस नहीं है जिसके जरिए हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन बहरहाल जब हमारे पास कोई और सूरत ना हो तो हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपने फिल्ट्रेट को अलग कर सकें रेजिड्यू से, या हम अपने प्योर चीज को इम्प्योर चीज से अलग कर सकें, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं हम इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर सकें अपने लिक्विड सैंपल से। तो ये प्रोसेस था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने फनल को यहाँ पे बिल्कुल जो है बीकर की दीवार के साथ लगा के रखा है ताकि कोई भी हमारे पास जो सैंपल है उसमें से एक ड्रॉप भी ज़्यादा ना हो। अगर सेंटर में फनल को हम रखेंगे तो होगा क्या कि हमारे पास जो है स्प्लैशिंग होगी, छींटे उड़ेंगी, और आधे से ज़्यादा हमारे पास जो सैंपल है, जो फिल्ट्रेट है, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है। इस चीज़ को रोकते हुए हमने क्या करना है कि फनल को सेट ही हमने बिल्कुल दीवार के साथ करना है बीकर के, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वहां से फिल्ट्रेट जो है हमें पूरा का पूरा हासिल हो जाए। और हमने एक और चीज यहाँ पे मैं बताती चलूँ आपको, जो हमने फनल इस्तेमाल करनी है, फनल की नीचे वाला जो है हिस्सा, जो लंबी सी एक ट्यूब है जो बीकर के अंदर जा रही है, जिसके जरिए हमारा लिक्विड सैंपल बीकर के अंदर आ रहा है, उसको हम कहते हैं स्टेम। स्टेम की जो लेंथ है हमने कोशिश करनी है कि ऐसी फनल इस्तेमाल करनी है जिसमें स्टेम की जो लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए और मुसलसल उसके अंदर हमारा फिल्ट्रेट रहना चाहिए। ये ना हो कि हम लोग एक दफा करके फिर उसको रख दें बीकर को, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद उठें। इस तरह से फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी और हमारा नुकसान होगा, ना सिर्फ टाइम का बल्कि हमारे पास जो फिल्ट्रेट के रिजल्ट्स आएंगे फिल्ट्रेशन के, वो भी हमारे पास उसकी यील्ड भी क्या होगी, पुअर होगी। इसलिए ये था हमारा छोटा सा एक प्रोसेस जो है फिल्ट्रेशन का। और फिल्ट्रेशन को अभी हम मजीद बेहतर बना सकते हैं यूजिंग द टेक्निक ऑफ फ्लूटेड फिल्टर पेपर, यूजिंग गूच क्रूसिबल, यूजिंग जो है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब ये जो नाम है आगे फिल्टर मीडियाज के डिफरेंट, वो क्यों हमने डिफरेंट लिए हैं, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल होते हैं जरूरी नहीं है वो सारे के सारे सैंपल जो है उनकी पीएच जो हो वो 7 हो। pH 7 है तो हम उसके लिए फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उस सोल्यूशन की नेचर एसिडिक हुई या बेसिक हुई तो हो सकता है जो फिल्टर पेपर के फाइबर्स हैं उसके साथ वो रिएक्ट करना शुरू कर जाए, और नीचे जो हमारे पास जब वो रिएक्ट करके नीचे पानी गिरेगा, लिक्विड गिरेगा, हमारा फिल्ट्रेट गिरेगा, हो सकता है उसकी अब नेचर मजीद चेंज हो चुकी हो।
तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा प्रोसेस फिल्ट्रेशन का। और यहाँ से हमारे पास कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1, डिफाइन द सेपरेशन टेक्निक्स। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज सेपरेशन टेक्निक्स और उनके नाम क्या क्या होते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन होती क्या है, और फिल्ट्रेशन के फिल्टर मीडिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन फिल्टर मीडियाज का नाम क्या है, और कौन से तरीकेकार हमने इस्तेमाल करने जिसके जरिए हमारी जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है बहुत स्मूथली रन करे। Thank you very much.